हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं हूं चंदा द्वेजा और आपके साथ डेरिवेटिव स्टार्ट करने जा रहा हूं। राइट। तो बच्चों, डेरिवेटिव के लिए मैं आपको बोलूं कि पूरे के पूरे डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर, पूरे के पूरे डेरिवेटिव कंट्रैक्ट्स के अंदर सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। आई रिपीट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। राइट। तो अगर इस पूरे के पूरे डेरिवेटिव को अगर मैं बांट दूं तो उसको मैं ऐसे कहूंगा दैट डेरिवेटिव हैज अ टू कंटेंट, नंबर वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नंबर टू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के दो पार्ट हैं, नंबर वन कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। तो मतलब अगर आपको डेरिवेटिव को जानना है कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं तो आपको पहले तो डेरिवेटिव का मीनिंग पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, और उसके अलावा इन सब में डिफरेंस क्या है ना। क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, तो इनमें सिमिलरिटी क्या नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं आपको एक लाइन में पूरा का पूरा डेरिवेटिव बताना चाहूँ तो मैं कहूँगा डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट which derive its values from the specified asset, and these instruments are traded in the market. I repeat, these instruments are traded in the market. आप कहेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल सा है। बिल्कुल सर, बहुत सिंपल सा है। राइट। बट सर बहुत लोगों को डेरिवेटिव में का मीनिंग समझ में नहीं आता है या कम क्लियर होता है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके पास आपके साथ इस छोटे सी वीडियो के अंदर आपको पूरा का पूरा 100% मीनिंग आपको बता सके। राइट। सबसे पहले नो डाउट अभी तक कुछ मालूम नहीं चला आपको। सबसे पहले डेरिवेटिव का मीनिंग बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि पहले हमें ये पता करना चाहिए कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बनाने की जरूरत क्या पड़ी। ऐसा क्या रीजन है जिस कारण से डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए। मीनिंग समझ में आ रहा है कि डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू किसी दूसरी एसेट से ड्राइव हो रही है। राइट। और साथ ही साथ इसको मार्केट में ट्रेड किया जा रहा है। मतलब मैं जो है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बाय कर सकता हूं, मैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट सेल कर सकता हूं। आप भी इस तरह से डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। मींस यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो, कॉल ऑप्शन हो, पुट ऑप्शन हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, आप जो है सेल कर सकते हो या फिर बाय कर सकते हो। There are always two parties. Number is one is buyer and the second is seller. यहाँ पर हम seller को writer बोलते हैं। seller को क्या बोलते हैं? writer. So there are two parties. Number one buyer and number two is writer. Right. This is the writer who actually initiate the contract. ए राइटर जो है कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करता है। राइट। नो डाउट बायर जो है कॉन्ट्रैक्ट को बाय करता है। तो ये दो पर्सन जो होते हैं जिनके बीच में ट्रेडिंग होती है और जो है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट खरीदे और बेचे जाते हैं। बट सर अभी तक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग मालूम नहीं चला। तो बच्चों मैं आपको बता दूं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग आप 2 मिनट में जानने की कोशिश ना करें। राइट। सब अगर 2 मिनट में जानने की कोशिश करेंगे तो नो डाउट जो इसका रिजल्ट होगा ना वो बहुत भयंकर होगा। राइट। क्योंकि आधी चीजें समझने से डेफिनेटली चीजों की नॉलेज नहीं मिलती बल्कि चीजों की नॉलेज और खराब हो जाती है। तो इसलिए इसको 2 मिनट में जानने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप से समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बनाए क्यों गए हैं। ठीक है। अब सर सोचो, एक फार्मर है, एक किसान है। राइट। और इस किसान को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक बहुत बड़ी मुश्किल जो इसको सामना करनी पड़ती है क्या, कि उसको ये डिसाइड करना है आज के टाइम पर T0 पॉइंट ऑफ टाइम पर कि वो कौन से फसल की खेती करे, अपने पूरे के पूरे स्पेस में कौन सी फसल को पैदा करे। राइट। उसने देखा कि मार्केट में जो ऑनियन है, प्याज जो है वो बहुत बहुत महंगा बिक रहा है। किस रेट का बिक रहा है, सपोज करो 100 रुपीज पर किलोग्राम। उसे लगता है दैट 100 रुपीज पर किलोग्राम इज अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। राइट। तो उसने कहा चलो ठीक है, हमें जो है अपने अपने इस पूरे के पूरे स्पेस में ऑनियन की खेती करना शुरू करता हूँ। इसने शुरू भी किया। राइट। अब शुरू करने के बाद क्या आज ही ऑनियन लगाया और कल ही वापस ऑनियन बन के तैयार हो जाएगा? नो, इट विल टेक टाइम। लेट अस से इट विल टेक 6 मंथ्स, मान लेते हैं 6 महीने लगेंगे। राइट। अब 6 महीनों के बाद जब एक्चुअल में ऑनियन बन के तैयार हुआ, जब वो एक्चुअल में मार्केट में लेके गया ऑनियन, सपोज करो उसके पास 1 टन की क्वांटिटी है, 1000 किलोग्राम है, और मार्केट में गया तो पता चला ऑनियन का रेट 100 रुपये नहीं है। ऑनियन का रेट जो है वो अब मार्केट के अंदर 20 रुपये पर केजी। राइट। तो अब उसकी एस्टिमेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? हाँ जी।
डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ेगा। नुकसान मतलब ऐसा नहीं कि उसकी जेब से खर्चा हो रहा है, बट सर जो उसका एस्टिमेशन था उसी एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग उसको पैसा नहीं मिल पाएगा। तो क्या क्या होना चाहिए इस समय? फसल पैदा करने से पहले ही फार्मर को एक सिक्योरिटी चाहिए कि जो वो पैदा कर रहा है फसल वो एक स्पेसिफिक प्राइस पर बिक जाएगी, राइट? तो उसको एक ऐसी सिक्योरिटी चाहिए कि उसने जो फसल पैदा करनी है 6 महीने के बाद वो एक स्पेसिफिक प्राइस पर बिक जाएगी, तो ही उसको बेनिफिट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो मतलब यहां पर जो है एक सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, राइट? और मतलब यहां पर आप ऐसे कह लो कि जो फार्मर है ना उसको एक किस्म का रिस्क है। कैसा रिस्क है कि अगर उसने फसल कोई भी पैदा की तो क्या वो मार्केट में 6 महीने के बाद इस फसल को अपने मन चाहे रेट पर या पुराने प्राइस पर बेच पाएगा या नहीं, ये हमेशा हमेशा क्या बना रहेगा, एक क्वेश्चन मार्क। अब इस पर्पस के लिए यहाँ पर फार्मर को क्या किसी तरह से सिक्योरिटी मिल सकती है? यस सर, मिल सकती है, राइट। वो क्या कर सकता है, मार्केट में एक राइटर ढूंढ ले, मार्केट में एक राइटर ढूंढ ले और इस राइटर को बोले कि राइटर जी मैं जो है आपको अपनी फसल को बेचना चाहता हूँ, राइट, सेल करना चाहता हूँ, पर सर ये जो सेल है, ये जो सेल है ना, ये प्राइस आज नहीं होगा, ये प्राइस कब होगा, 6 महीने के बाद। ये सेल जो होगा वो कब होगा, 6 महीने के बाद, राइट। तो राइटर कहता है ठीक है आप मुझे इसको बेच दो, बट सर फार्मर को ना एक डर भी है। कैसा डर है, मतलब एक लालच भी है कि सर 6 महीने के बाद, आपके मन में भी आ रहा होगा कि अगर उसने इस फसल को आज के डेट में 100 रुपए के हिसाब से बेच भी दिया और 6 महीने के बाद रेट 150 रुपए पर किलोग्राम हो गया तो अभी भी लॉस हो सकता है ना? मतलब फार्मर चाहता है विन विन सिचुएशन। कैसे सिचुएशन, विन विन, हर सिचुएशन में वो जीतता रहे, राइट। तो जीतता रहे कैसे कि फार्मर कहता है कि जो ऑनियन वो बेच रहा है ना उसका प्राइस उसको 100 रुपए पर किलोग्राम मिले, राइट, पर वो कब मिले, जब एक्चुअल प्राइस जो है मार्केट में डाउन हो जाए। और अगर एक्चुअल मार्केट में प्राइस अप हो जाए तो उसको हायर प्राइस का भी बेनिफिट मिलता रहे, राइट। मतलब फार्मर जो है वो विन विन सिचुएशन चाहता है। कैसे सिचुएशन चाहता है कि अगर सोचो उसके बाद 1 टन 1000 किलोग्राम ऑनियन आएगा और अगर मान लो मैं 3 सिचुएशन ले रहा हूं, अगर उसने इस तरह का कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है तो 3 सिचुएशन ले रहा हूं कि मार्केट प्राइस पर शेयर, सॉरी नॉट शेयर, मार्केट प्राइस पर किलोग्राम ऑफ द ऑनियन इज सपोज टू बी 20 रुपए पर किलोग्राम, राइट। तो हमारा फार्मर क्या चाहेगा कि जो रेट पहले से डिसाइड हो गया ना 100 रुपए वो मिल जाए मुझे, राइट। अगर मान लो मार्केट प्राइस पर किलोग्राम जो है मार्केट में 100 रुपए रहता है, 100 रुपए पर किलोग्राम, तो फार्मर क्या चाहता है, ठीक है सो आई विल एक्सेप्ट। पर फार्मर ये चाहता है कि अगर मार्केट प्राइस पर किलोग्राम मार्केट में एक्चुअल प्राइस जो है वो 150 हो जाए, तो फार्मर चाहता है कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया था ना मैं भूलना चाहता हूं, ऐसा नो, क्योंकि मार्केट में बेचने पर ज्यादा पैसे वैसे ही मिल जाएंगे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट तो किसी काम का अब होने वाला नहीं है, राइट। तो क्या ऐसा हो सकता है कि फार्मर को इस तरह की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ विन विन सिचुएशन मिले? यस, हो सकता है। कैसे हो सकता है कि हमारा जो फार्मर है ना, फार्मर एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर ले, या ऐसे कहो एक पुट ऑप्शन बाय कर ले। आई रिपीट, पुट ऑप्शन। इस पुट ऑप्शन को मैं आपको कई तरह से समझाने वाला हूं, कॉल ऑप्शन को मैं आपको कई तरह से समझाने वाला हूं, राइट। दिस इज द जस्ट अ बिगिनिंग, राइट। सो फार्मर क्या करे, एक पुट ऑप्शन बाय कर ले, पुट ऑप्शन बाय कर ले, राइट। अगर पुट ऑप्शन वो फार्मर जो है बाय कर रहा है तो जो ये बेचने वाला भी कोई ना कोई पर्सन होगा, राइट। तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे, राइटर। ये जो पर्सन होगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा राइटर, और जो ये फार्मर है ये क्या है, बायर, राइट। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमारा फार्मर इस राइटर को कहता है कि मैं आपको 1 टन ऑनियन बेच दूंगा एट द रेट ऑफ ₹100 पर किलोग्राम, पर मैं बेचूंगा तब जब एक्चुअल मार्केट प्राइस डाउन हो जाएगा। कंडीशन है, हमेशा के लिए हमेशा नहीं बेचूंगा, कब बेचूंगा, जब एक्चुअल मार्केट प्राइस फ्यूचर में डाउन हो जाएगा,
क्योंकि फार्मर को सिर्फ इस सिचुएशन में अपने आप को लॉस से बचाना है, बाकी दो सिचुएशन में तो उसको कोई टेंशन है ही नहीं। यस और नो? राइट। सो फार्मर कहता है कि मैं आपको 1 टन ऑनियन बेचने का प्रॉमिस चाहता हूं अगर मार्केट प्राइस डाउन हो जाए तो। राइट। अब बताना, राइटर क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में को परचेज करना चाहेगा? बोलो, नहीं चाहेगा। राइट। बट सर ऐसे राइटर मार्केट में मिलते हैं जो कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना चाहते हैं। राइट। पर इसके बदले में वो कहते हैं कि सर आप ये कॉन्ट्रैक्ट बाय करो, बिल्कुल ठीक है, वी आर एग्री, पर इसके बदले में आज ही हमें कुछ पे कर दो। राइट। आज ही जो हमें पे कर दो, दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम। दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। राइट। प्रीमियम आप 2-3-4 जगह पर सुनते हो, आपने जब शेयर्स इशू किए हैं तो प्रीमियम पे किए हैं, वो वाला प्रीमियम नहीं। राइट। इसके अलावा सर सोचो, अगर आप कोई इंश्योरेंस बाय करते हो, इंश्योरेंस, तो इसके इंश्योरेंस बाय करने के बाद हर साल क्या पे करते हो? राइट। ये वो वाला प्रीमियम है। हर साल क्या पे करते हो? प्रीमियम। ये वो वाला प्रीमियम है दैट यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट, इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। आप कहोगे सर लिंक बन रहा है? बिल्कुल सर, 100% लिंक बन रहा है। थोड़ा सोचो, इंश्योरेंस कब परचेज किया जाता है? जब आपको फ्यूचर में कोई रिस्क दिखे, आपको लगे कोई खतरा है, तो आप जो है इंश्योरेंस बाय करते हो। राइट। मैंने कहा सर आपने एक कार बाय की है, राइट, बड़ी महंगी सी है, सस्ती सी है, कुछ भी हो सकता है, आपने 10 लाख की एक कार बाय की है। अब 10 लाख की कार तो बाय कर ली, पर अब डर क्या लग रहा है कि सर चोरी हो गई तो 10 लाख गए, एक्सीडेंट हो गया तो रिपेयर का खर्चा करना पड़ेगा, अगर ड्राइवर को दे दी है कार चलाने के लिए, ड्राइवर ने इसको कुछ नुकसान पहुंचाया तो खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है, कार को लेकर बहुत सारा सेंसिटिव मामला लग रहा है, और लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि कार अगर हमारी चोरी हो गई तो कोई ना कोई हमें पे कर दे। राइट। तो आप बेसिक किस तरह के हो? फार्मर। राइट। और दूसरा पर्सन कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी कहती है ठीक है, अगर आपकी कार को फ्यूचर में कुछ भी हुआ तो हम आपको अमाउंट पे करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि अगर आपकी कार को कुछ भी हुआ तो हम आपको कुछ, आपका जो कंपनसेशन है वो पे करेंगे, बट अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं पे करेंगे। राइट। बट सर इसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि आज ही आज हमें क्या पे करो? यस, प्रीमियम। प्रीमियम विल बी पेड बाय द फार्मर, मतलब बाय द बायर ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी एट T0। ठीक है। आप सोचो बच्चों, आपने जो है एक मतलब प्रीमियम पे किया है, और प्रीमियम पे करने के बाद पूरे साल गाड़ी को कुछ नहीं होता। राइट। अब इस प्रीमियम का क्या होगा? क्या आप इंश्योरेंस कंपनी से इस प्रीमियम को वापसी मांग सकते हो? नहीं मांग सकते। मतलब प्रीमियम पे कर दिया तो कर दिया, प्रीमियम तो गया। राइट। बट हाँ, इसके बदले में इस वाले पर्सन को जिसने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, बेनिफिट क्या है कि अगर नुकसान हुआ तो क्लेम मिल जाएगा। ऐसे होता है, ऐसे होता है। राइट। तो बच्चों ये जो हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी एक किस्म से इंश्योरेंस की तरह से है, कंप्लीटली इंश्योरेंस। कैसे इंश्योरेंस कि फार्मर ने कहा कि अगर मुझे नुकसान हुआ, और नुकसान कब होगा? जब प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। तो अगर मुझे नुकसान हुआ प्राइस, और प्राइसेस अगर डाउन हुए, तो हमारा जो ये बायर कहता है राइटर को कि राइटर जी आप मुझे कंपनसेशन दे देना, एंड राइटर इज ऑल्सो एग्री टू दैट। बट सर राइटर इसके बदले में क्या चाहता है? प्रीमियम। राइटर चाहता है कि इसके बदले में आज आप हमें प्रीमियम पे कर दो, और प्रीमियम पे करने के बदले में फ्यूचर में अगर नुकसान हुआ, देन वी विल डेफिनेटली कंपनसेट यू द अमाउंट ऑफ द लॉस। राइट। तो जितना भी लॉस हो हम आपको कंपनसेशन दे देंगे। राइट। तो बच्चों ये जो कंपनसेशन पे करने की बात, मतलब अगर मैं कहता हूं कि मान लो फार्मर ने जो है इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया, पुट ऑप्शन बाय कर लिया, तो पुट ऑप्शन इज जस्ट लाइक ए इंश्योरेंस, है ना? पुट ऑप्शन इज जस्ट लाइक ए इंश्योरेंस। तो अगर फार्मर ने इंश्योरेंस बाय कर लिया है, पुट ऑप्शन बाय कर लिया है, तो अब मार्केट में फ्यूचर में प्राइस रहता है मान लो 20 रुपए पर किलोग्राम। राइट। अब 20 रुपए पर किलोग्राम जब प्राइस होगा तो क्या होगा, थोड़ा सोचो। हमारे पास फार्मर के पास जो 1 टन बेसिकली ऑनियन है, वो मार्केट में बेचेगा तो कितने में मिलेंगे? 20 रुपए।
राइट। पर सर उसने ऑलरेडी इंश्योरेंस लिया हुआ है, अगर इंश्योरेंस लिया हुआ है तो कंपनसेशन कितना मिलेगा? 80 रुपए पर केजी। बिल्कुल, कंपनसेशन मिलेगा 80 रुपए पर केजी। और ये कंपनसेशन कौन पे करेगा? राइटर। राइटर विल पे कंपनसेशन टू द बायर इफ मार्केट प्राइस विल गो डाउन। ठीक है। अच्छा, इस सिचुएशन को बच्चों हम बोलते हैं इन द मनी। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इन द मनी सिचुएशन। इन द मनी मतलब कि हम लोग जो है इस पुट ऑप्शन को एट ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हमें कुछ मतलब बायर को कुछ पैसा मिल रहा है, राइट। अच्छा, मान लो 100 रुपए पर किलोग्राम मार्केट में प्राइस है। कितना प्राइस है? 100 रुपए। तो फार्मर जो है वो किसको बेच देगा? मार्केट में। और जब मार्केट में 100 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से फार्मर ऑनियन को बेच देगा तो उसे कुछ नुकसान हुआ? नहीं हुआ। अगर नुकसान नहीं हुआ तो यहां पर फिर से राइटर जो है बायर को कोई भी अमाउंट कंपनसेट नहीं करेगा। बच्चों इस सिचुएशन को, अच्छा मैंने यहां पर लिख दिया कंपनसेशन। कंपनसेशन और कंपनसेशन कितना? 0 रुपीज पर किलोग्राम। इस सिचुएशन को बोलते हैं बच्चों हम लोग एट द मनी सिचुएशन। एट द मनी सिचुएशन, राइट। एक और सिचुएशन है दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस पर किलोग्राम 150 रुपए। अब क्या करेगा फार्मर? फार्मर मार्केट में ही 1 टन की ऑनियन को मार्केट में ही बेच देगा। किस रेट से बेच देगा? 150 रुपए पर किलोग्राम से। तो मार्केट में उसको जो पैसा रियलाइज होगा वो ऑलरेडी 100 से ज्यादा है। तो क्या वो राइटर से कंपनसेशन क्लेम करने के लिए बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा। तो जो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं आउट ऑफ मनी सिचुएशन। आउट ऑफ मनी सिचुएशन। और बच्चों यहां पर जो कंपनसेशन रिसीव होगा वो कंपनसेशन कितना मिलेगा? अगेन 0 रुपीज पर किलोग्राम, राइट। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए हमारे बायर को बेनिफिट पुट ऑप्शन लेने से कब हो रहा है? जब मार्केट प्राइस डाउन हो जाए, राइट। और इसके अलावा राइटर को बताओ, राइटर को बेनिफिट कब हो रहा है? जब प्राइजेस बढ़ जाएं। मतलब ये बच्चों कि कोई भी पुट ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन जो है सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन पे चलता है। सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस पे चलता है। मतलब क्या? एक्सपेक्टेशंस देखनी होंगी कि बायर की क्या है और राइटर की क्या है। तो बायर की ये एक्सपेक्टेशन होगी कि फ्यूचर में मार्केट प्राइस डाउन ना हो जाए। अगर वो डाउन ना हो जाए ये इस बात से डर रहा है तो वो क्या बाय कर लेगा? पुट ऑप्शन। और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट प्राइस जो है डाउन तो होने वाला नहीं है बल्कि अप होने वाला है, तो अब आप क्या बनना चाहोगे? राइटर। आई थिंक क्लियर। अब आप कहोगे सर क्या वाकई में ऐसा होता है? सर बिल्कुल होता है, राइट। देखो मुझे बताओ, यहां पर जब मैंने आपके साथ फार्मर की बात की है तो यहां पर असेट क्या है जिसके बेसिस पर हम लोग प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं? असेट क्या है? ऑनियन, राइट। ये क्या चीज है? ऑनियन, मतलब प्याज। प्याज एक असेट्स है जिसके बेसिस पर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि प्रॉफिट और लॉस किसका कितना कब होगा, ठीक है। बट सर क्या ये असेट जो है हमेशा ऑनियन होगी? नो। ये जो स्पेसिफाइड असेट है ना वो डिफरेंट तरह की हो सकती है। नंबर 1 कमोडिटी। मैंने आपको यहाँ पर प्याज का एग्जांपल दिया, प्याज, टमाटर, आलू, राइट। गोल्ड, सिल्वर, मेटल, डिफरेंट तरह की, ऑयल, क्रूड ऑयल। सो दीज आर द बेसिकली कमोडिटीज, राइट। सो दीज कैन बी द स्पेसिफाइड असेट। आई थिंक क्लियर। अच्छा और सुनो, और कहां पर जा सकता है ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट? सेकंड थिंग इज शेयर्स। मार्केट में बहुत सारे शेयर्स ट्रेड होते हैं कैश मार्केट के अंदर। कैश मार्केट में शेयर्स ट्रेड होते हैं तो कैसे होते हैं? पैसा लिया और शेयर्स दिए, राइट। तो ये हो गया कैश मार्केट। पर सर डेरिवेटिव मार्केट के अंदर हम लोग स्पेसिफाइड असेट भी शेयर्स को बना सकते हैं। मैंने कहा रिलायंस शेयर, तो रिलायंस शेयर के बेसिस अगर आपको उम्मीद है कि रिलायंस का शेयर डाउन होने वाला है, थोड़ा सोचो बच्चों, आपके पास ऑलरेडी कैश मार्केट के अंदर रिलायंस के 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, और जिसका प्राइस है आज के डेट में, मैं कुछ भी ले रहा हूं, 1050 रुपए का। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? यस प्लीज, 1000 ले लें, 10 लाख। अब आपको किस चीज का डर होगा? कि प्राइजेस डाउन ना हो जाए। अब आपको डर होगा कहीं प्राइजेस डाउन ना हो जाए। अगर आपको ये डर है कि प्राइसेस कहीं डाउन ना हो जाए तो क्या करो? बाय पुट ऑप्शन। बाय पुट ऑप्शन।
आपने जैसे ही पुट ऑप्शन बाय किया तो इसके बदले में आपको क्या पे करना पड़ेगा? प्रीमियम पे करना पड़ेगा। किसको? राइटर को। तो यू हैव टू पे द प्रीमियम टू द राइटर, राइट। अब आप कहोगे सर क्या मार्केट के अंदर राइटर ऐसे अवेलेबल होते हैं? राइट, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, बस 1-2 मिनट के बाद आपको मैं पूरी मार्केट दिखाने वाला हूँ। उसके अंदर बताने वाला हूँ कि देखो मार्केट में इस तरह से रिलायंस का पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन ट्रेड किया जा रहा है, राइट। अच्छा, आपको क्या डर लग रहा है कि प्रीमियम का मतलब जो प्राइस है आज के रेट में तो 1000 है, कितना डाउन ना हो जाए? आपको डर लग रहा है कि सही 980 ना हो जाए, आपको लग रहा है 960 ना हो जाए, आपको लग रहा है 940 ना हो जाए, आपको लग रहा है कि 920 ना हो जाए, राइट, या फिर 1000 रुपये के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, राइट। तो मतलब आपको जो है ना स्पेसिफाइड एसेट तो ठीक है, इसके अलावा ये भी डिसाइड करना होगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेना है, 1000 वाला, 980 वाला, 960 वाला, 940 वाला, 920 वाला, राइट। अब अच्छो इनको हम बोलते हैं बेसिकली एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, और इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, राइट। मतलब जब भी हम किसी पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन के अंदर एंटर करते हैं ना, तो हमें पहले स्पेसिफाइड असेट के लिए पहले हमें एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस भी डिसाइड करना होता है, राइट। आपने कहा सर मुझे ना 1000 का ही बेसिकली स्ट्राइक प्राइस चाहिए, तो मतलब डेफिनेटली आप इस 1000 के इस पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हो, बट बाय करने के लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा? प्रीमियम, राइट। मतलब अब आपने कहा कि सर स्पेसिफाइड असेट का पता चल गया रिलायंस, और स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस आपने पता लगा लिया कितना? 1000। अच्छा, आपको डर क्या लग रहा है कितने महीनों में प्राइस डाउन ना हो जाए? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, राइट। मतलब आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, आपसे प्रीमियम चार्ज करती है, तो क्या ये बोलते हैं कि पूरी लाइफ तक अगर कभी भी एक्सीडेंट हुआ तो हम आपको पे करेंगे? नहीं, वो हमेशा हमेशा आपको एक टाइम गैप दे देती है। लेट अस से 1 मंथ, लेट अस से 1 ईयर, लेट अस से 6 महीने, राइट। तो ऐसे यहाँ पर जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं तो उनका भी एक प्री डिफाइंड टाइम ड्यूरेशन होता है, राइट। अब ये टाइम ड्यूरेशन 1 मंथ हो सकता है, 2 मंथ्स हो सकता है, 3 मंथ्स हो सकता है। शेयर्स के अंदर मैक्सिमम जो टाइम ड्यूरेशन अवेलेबल होता है दैट इज 3 मंथ्स, ठीक है। तो 3 मंथ्स में हम लोग ये नहीं बोलते कि 3 मंथ्स हैं, बल्कि क्या बोलते हैं, आई रिपीट, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, इट इज द टाइम पीरियड जिसमें कि हर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर किया जाता है। लाइक लेट अस से वी आर इन नवंबर, ठीक है, तो नवंबर का क्या देखेंगे? लास्ट थर्सडे, राइट। नवंबर का लास्ट थर्सडे देखो कौन से डेट का है, तो नवंबर का लास्ट थर्सडे मेरे पास है 29 नवंबर का, राइट। तो हम कहेंगे कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो किस तरह, कौन सा वाला होगा? 29 नवंबर वाला, राइट। पर आप कहते हो नहीं मुझे ना नवंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना, मुझे जो है अगले मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो ठीक है, हम लोग दिसंबर में चले जाएंगे, नेक्स्ट मंथ। तो दिसंबर में मेरे पास लास्ट थर्सडे जो आ रहा है दैट इज ऑन अगेन 29 ऑफ दिसंबर, तो हो सकता है कि 29 दिसंबर का हो, राइट। आपको तो नहीं मुझे दिसंबर वाला भी नहीं लेना, जनवरी वाला लेना है, तो लास्ट थर्सडे देखेंगे, तो लास्ट थर्सडे को आ रहा है ये 26 ऑफ जनवरी, राइट। मतलब ये 3 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में अवेलेबल होंगे, तो आपको जितने टाइम गैप के लिए अपने को कवर करना है, इंश्योरेंस करवाना है, उतने टाइम गैप के लिए आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा। पर ये सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होंगे, राइट। इफ इट इज इन नवंबर तो आपके पास नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, दिसंबर का अवेलेबल है एंड जनवरी का अवेलेबल है। जब मान लो 29 नवंबर के बाद हम आगे चले जाएंगे, तो दिसंबर का अवेलेबल होगा, जनवरी का अवेलेबल होगा एंड फरवरी का अवेलेबल होगा। ये शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, कमोडिटी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। ये मैं शेयर्स की बात कर रहा हूं। आप कहेंगे नहीं सर अब अपना बस दिखा दो कि कैसे इसको मार्केट प्राइस में हम लोग देख सकते हैं। सर बिल्कुल ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने मार्केट ओपन की है, ये nseIndia.com है। कौन सी साइट है? nseIndia.com। आप कोई भी अपने कंप्यूटर पे आराम से खोल सकता है, राइट। अब nseIndia.com पर ये आपके पास लाइव मार्केट आ रही है मेरे पास आज के डेट की, राइट, जो कि मार्केट अभी तो फिलहाल तो डाउन है 1.15% एंड ऑल दिस है। मेरे पास HDFC का शेयर्स लिखा हुआ है, राइट। तो मैं यहाँ पर
हाँ जी, देखो मैं रिलायंस के बारे में बात कर रहा था, है ना, तो मैं रिलायंस पे आ जाता हूँ। मैंने कहा सर रिलायंस का मुझे कैश मार्केट का शेयर लेना है, रिलायंस का मुझे कैश मार्केट का शेयर देखना है कि क्या मार्केट में प्राइस चल रहा है। सॉरी, वन REL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट। सो मैंने इसको प्रेस किया तो बच्चों इसका प्राइस आ गया 1030। आई थिंक विजिबल है, यस सर। प्राइस कितना है 1030.95, राइट। तो ये अगर मुझे मान लो रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदना ही है तो मैं कैसे खरीदूंगा, अपने अकाउंट से 1030.95 जो है पे करूंगा और मेरे अकाउंट में 1030 का ये रिलायंस का शेयर आ जाएगा, राइट। अब ये तो हो गई कौन सी मार्केट, कैश मार्केट। ये कौन सी मार्केट हो गई, कैश मार्केट। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। तो जो डेरिवेटिव मार्केट में यहां पर जैसे इक्विटी लिखा हुआ ना, ये हाँ जी, ये इक्विटी लिखा हुआ ना, इस इक्विटी मैंने क्लिक किया और ये बहुत छोटा सा मेरे पास लिखा हुआ आ गया इक्विटी डेरिवेटिव, मैंने उस पर क्लिक कर दिया, राइट। और अब मैं इसमें कंपनी का नाम लिख रहा हूँ फिर से, और कंपनी का नाम जैसे मैं लिखूंगा तो अब मेरे पास जो विंडो ओपन होगी दैट विल बी डिफरेंट। रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गया, राइट, क्लिक कर दिया। तो बच्चों अब थोड़ा ध्यान दो, अभी थोड़ा सा प्राइस क्या चल रहा था 30, अब क्या चल रहा है 1035.05, राइट। एक्चुअली ये स्टॉक फ्यूचर है, अभी हमने फ्यूचर नहीं सीखा, अभी हमने क्या सीखा है पुट ऑप्शन। अभी हम पुट ऑप्शन देखते हैं, राइट। हमने कहा मुझे फ्यूचर नहीं चाहिए, मुझे ऑप्शन चाहिए। तो देखो दो ही चीजें आ रही है ना, दो ही चीजें आ रही हैं, क्या क्या, फ्यूचर एंड ऑप्शन। और मुझे कहां जाना चाहिए अभी, ऑप्शन पे। मैंने ऑप्शन पे डाल दिया, राइट। ऑप्शन में आने के बाद फिर हमने कहा सिंबल कौन सा है, रिलायंस है। अच्छा, एक्सपायरी डेट आपको याद है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक्सपायरी जो डेट होती है वो कब कब होती है, 3 मंथ्स के लिए, राइट। अच्छा, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ हमने शायद गलत देखा था, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, लास्ट थर्सडे ऑफ द नवंबर जो है वो 29th नहीं है, 24th ही है, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने क्लिक किया, देखो दो डेट्स और आ रही हैं कौन कौन सी हैं, 29th ऑफ दिसंबर 2016, और एक और आगे चलते हैं तो क्या आ रहा है 25 जनवरी 2017। तो बच्चों ये डेट्स आप अपने कैलेंडर पे नोट कर लेना, ये लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ ही होंगे, राइट। मतलब अब आप बताओ आपको जो है अपने जो इंश्योरेंस चाहिए वो इंश्योरेंस कवर कब तक चाहिए, राइट। हमने कहा चलो हमें तो 24 नवंबर 2016 तक चाहिए, तो ठीक है हमने क्लिक कर दिया। अब सर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट। मैंने इस पर सिलेक्ट पर क्लिक किया, अब देखो क्या चीज आ गई, दो चीज आ गई, क्या क्या, कॉल एंड पुट। तो आप यहाँ पर कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो, कॉल वाला या पुट वाला, पुट वाला ना, तो आपने पुट पर क्लिक कर दिया, आई थिंक क्लियर। आप पुट भी क्लियर कर दिया। उसके बाद एक और चीज है लास्ट में, क्या, सिलेक्ट। इस सिलेक्ट पर भी क्लिक कर दो तो देखो आपके पास बहुत सारे प्राइजेस आ गए। ये जो बहुत सारे प्राइजेस आ गए आपके पास, ये सारे बहुत सारे प्राइजेस बेसिकली क्या है, स्ट्राइक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस। तो एक्सरसाइज प्राइस में मैंने कहा मुझे जो एश्योरिटी चाहिए वो कब की कौन की चाहिए, रिलायंस कंपनी का शेयर कितने प्राइस रेट पर चल रहा था 1035। तो जनरली हर बंदा जो है 1030 के आसपास की श्योरिटी चाहेगा, है ना। तो देखो प्राइजेस जो है बहुत सारे हैं, बहुत सारे, और जितने ये प्राइजेस है ना उतने ही कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में चल रहे होंगे। जब मैं कहता हूं कि मार्केट में ये सारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होंगे तो इसका मतलब है कि मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स एंड राइडर दोनों के दोनों, इन सभी के सभी प्राइजेस के मार्केट में अवेलेबल होंगे। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे, राइट। अच्छा एक ध्यान देना कि जो प्राइजेस हैं इन सब में गैप जो है वो कितने कितने का है, 10-10 रुपए का, 10-10 रुपए का ना। तो यानी कि जितने भी प्राइजेस का गैप है वो 10-10 के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब 1060 मैंने ले लिया, 1060 मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद मैंने लिख दिया गेट डेटा, राइट। सो नाउ आई हैव द डेटा। तो देखो प्राइस कितना आ गया, यस प्लीज 36.75। ये 36.75 क्या चीज होगा, प्रीमियम। कौन सा प्रीमियम, पुट ऑप्शन के लिए जो आपको पे करना होगा। अगर कोई भी बायर इस रिलायंस शेयर का पुट ऑप्शन बाय करना चाहता है तो उसको 36.75 रुपीज पर शेयर प्रीमियम पे करना होगा।
और ये कब पे करना होगा? एट द टाइम ऑफ परचेसिंग, बाइंग दिस पुट ऑप्शन, राइट। आपको अगर सर ये 36.75 आया कैसे, है ना, ये 36 पॉइंट ये आया कैसे? बच्चों देखो, ये जो मार्केट है ना, उस मार्केट में हमेशा हमेशा बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स हमेशा हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के कॉल पुट को बाय बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते रहते हैं, राइट। तो जैसे कि देख रहे हो आप, ऑर्डर बुक लिखा हुआ है, हाँ जी, ऑर्डर बुक। तो ऑर्डर बुक में बाय क्वांटिटी है कितनी? 500, जिसका प्राइस कितना है? 36.30। 1000 क्वांटिटी 36.25। तो ये जितने भी बाय वाले पोर्शन है ना, सॉरी बाय वाले पोर्शन, ये बाय वाले पोर्शन कौन से हैं? जिन्होंने बिडिंग डाली हुई है इस ऑप्शन को बाय करने के लिए, राइट। और बायर जो है वो हमेशा क्या चाहेंगे? सस्ते सस्ता खरीदे या महंगे से महंगा खरीदे? सस्ते से सस्ता। तो देखो इनकी जो बिडिंग है ना वो डाउनवर्ड होगी, मतलब 36.30 है, फिर 36.25 है, फिर 36.75 है, 33 पॉइंट, मतलब कम हो रहा है। और उसके अलावा सेलर भी बिडिंग डालेंगे। ये वो लोग होंगे जो कि राइटर बनना चाहते हैं, सेलर मतलब राइटर। तो ये वो लोग हैं जो कि राइटर बनना चाहते हैं, इन्होंने भी अपनी बिडिंग डाली हुई है कि हम लोग इतने प्राइस पर इस रिलायंस कंपनी के इस पुट ऑप्शन को बेचना चाहते हैं, राइट। और सेलर हमेशा क्या चाहेगा? रेट ज्यादा से ज्यादा मिले या कम से कम? तो इन्होंने भी ऐसा किया हुआ है, राइट। अब सबसे सबसे टॉप पर जो है 37.75 है, और यहाँ पर कितना है? 36.30। क्या ये दोनों प्राइस आपस में मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे। बट सर कभी कभी मतलब होगा ऐसे कि हर मोमेंट ये लोग अपने प्राइसिंग को, ये तो फिलहाल स्टिल हो गया है, राइट, ये इसमें रिफ्रेश नहीं हुआ है ना, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा ना तो देखना ये प्राइसेस बदल जाएंगे, और जो प्राइस इन दोनों का कॉमन होगा उस पर लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगा, राइट। मैंने रिफ्रेश कर दिया, अब देखो जैसे ही रिफ्रेश कर दिया तो प्राइस कितना आ गया? सॉरी रिफ्रेश तो कर दिया, बट इन्होंने ऑप्शन पुट कितना का था? 1060 एंड मैंने रिफ्रेश कर दिया तो पहले कितना था? 36.30 था, अभी भी वही है, राइट, कोई बात नहीं। सर जैसे जैसे ये लोग बिडिंग चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो नंबर होगा वो क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी फिलहाल 30 ही चल रहा है, राइट। तो अभी थोड़ी देर में ये लोग डेफिनेटली चेंज करेंगे, मतलब ये जब बिडिंग देखो, मान लो 36.30 जो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, इसको हम क्या बोलेंगे? एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब सर बायर जो है ना वो चाहता है कि यार मुझे जल्दी से ना ये ऑप्शन मिल जाए, वो क्या करेगा? वो पहले तो चाहता था 35.40 में लेना, राइट, पर जो सेलर है वो कितने रेट में अवेलेबल है? 36.65। तो अगर बायर जो है अपनी बिडिंग को बढ़ा दे, 35.540 को बढ़ा कर कितना बना दे? 36.65, तो सेलर तो इस रेट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इनका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? 36.65। बट सेलर ये चाहता है कि वो जल्दी से बेच के निकल जाए, राइट, तो सेलर जो है अपनी बिडिंग को क्या कर देगा? कुछ कम कर देगा। तो या तो बायर बिडिंग को बढ़ा देगा या तो सेलर बिडिंग को कम देगा। तो जैसे इनके प्राइस मैच हो जाएंगे तो जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हाँ जी सर, जो बाय क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी इतने सारे मतलब 1500 ऐसे में दिया हुआ है, ये किस बेसिस पे है? भाई जैसे मैं जो है एक बिडिंग डाल देता हूँ, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि रिलायंस कंपनी के 500 शेयर जो है वो बाय कर लो, तो मैंने 500 क्वांटिटी के लिए डाली है बिडिंग, तो यहाँ पर 500 रिफ्लेक्ट होगा। किसने 1500 के लिए क्वांटिटी डाली होगी तो 1500 को रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हर बंदा जो है अपने अपने अकॉर्डिंग बिडिंग डालेगा, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेशन की जा रही है। बट सर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, मार्केट लॉट। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या? मार्केट लॉट। मिल गया? नहीं, मार्केट लॉट। इस मार्केट लॉट का मतलब क्या होता है? राइट, अगर आपको बाइंग करनी है या फिर राइटर बनना है तो आप 500 के मल्टीपल क्वांटिटी में ही बन सकते हो, 500 के अलावा मतलब मल्टीपल के अलावा इसमें ट्रेड कर ही नहीं सकते। ये जो ऊपर प्राइस दिया हुआ है वो कितने शेयर्स के लिए? एक शेयर के लिए। और 500 के लिए कितना हो जाएगा?
मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप 500 क्वांटिटी बाय करते हो या सेल करते हो तो आपको इतने रुपए के अकॉर्डिंग करना होगा 36.30 मल्टीप्लाई बाय 500। आई थिंक क्लियर। मैं चाहता हूँ कि चेंज हो जाए और मैं आपको एक बार चेंज हुआ दिखा सकूं। पर अभी तक चेंज नहीं हुआ। सर ये प्रीमियम वन टाइम जैसे किसी ने 2 मंथ्स के लिए ले रखा है, नवंबर और दिसंबर में चाहता है कि एक्सपायरी उसके दिसंबर में लास्ट इसमें, तो वो प्रीमियम 2 मंथ का देगा? नहीं 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 एक ही बार में नहीं, लेगा? बिल्कुल। देखो जैसे मैंने कहा, मैंने 24 नवंबर 2016 को ना चेंज करके क्या बना दिया, 29 दिसंबर 2016, ठीक है। और बाकी सब कुछ मैंने वही रखा, पुट ऑप्शन ही रखा, और साथ ही साथ जो प्राइस है वो भी क्या लिखा, 1060 एंड देन डेटा। तो जो ये फिलहाल यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं आया, ये आया नहीं, ऑलमोस्ट नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई बायर या कोई सेलर नहीं होगा, राइट। स्टॉक ऑप्शन कंपोनेंट। स्टॉक ऑप्शन मतलब पुट या बाय, दो ही चीजें होती हैं, या तो फ्यूचर होता है या तो ऑप्शन होता है। तो हमने कहा हम ऑप्शन, पुट ऑप्शन ले रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन ही आएगा। तो व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ पर फिलहाल तो कोई भी रेट नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको चेंज करके देखता हूँ 1040 वाला। तो 1040 वाला रेट अवेलेबल है, यस, कुछ अवेलेबल है, कुछ बायर्स हैं और कुछ सेलर्स हैं। बट सर इन दोनों का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, मिसमैच। जब मिसमैच हो रहा है तो यानी कि इनके बीच में ट्रेडिंग नहीं हो पा रही। भाई बायर चाहता है कि मैं एश्योरिटी लेना चाहता हूँ 2000 क्वांटिटी के लिए, कितने प्राइस पर, 29.4। इससे ज़्यादा बायर जो है प्रीमियम पे करना नहीं चाहता। पर राइटर चाहता है नहीं, मैं 37.20 से कम में इस प्रीमियम, इस वाले इंश्योरेंस कवर को आपको बेचने वाला नहीं हूँ। तो इनके बीच में क्या हो गया, मिसमैच। इस मिसमैच के कारण से कोई भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस नहीं है। सर जैसे हम इसमें पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस डिटरमाइन करते हैं। स्ट्राइक प्राइस डिटरमाइन नहीं करते हैं, स्ट्राइक प्राइस जो भी हमारे पास ये अवेलेबल होते हैं उनमें से कोई भी अपने अकॉर्डिंग फाइंड कर लेते हैं। आप जो मर्जी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए को कंसिडर कर रहे हैं। दो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं समझ रहा हूँ आपके बात। देखो फार्मर था, फार्मर को ये था कि 1,100 रुपये पर किलोग्राम उसे प्याज मिल जाए, राइट। अब मार्केट में प्याज तो 100 रुपये पर किलोग्राम मिल रहा है, पर फार्मर कहता नहीं, मुझे 90 रुपये तक मिल जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। पर सर 90 रुपये का जो प्रीमियम होगा वो 100 रुपये के प्रीमियम से मुकाबले में उतना ही कम होगा, राइट। पर अगर उसने 90 रुपये वाला पुट ऑप्शन बाय किया है, सपोज किया है, राइट, तो इस केस के अंदर जो उसे कंपनसेशन मिलेगा, लाइक 20 रुपये पर किलोग्राम मार्केट में प्राइस हो गया, तो उसको जो कंपनसेशन मिलेगा वो 80 रुपये नहीं मिलेगा, 70 मिलेगा। यहाँ पर तो कुछ मिलने वाला नहीं है और यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है। पर सर फार्मर को बेनिफिट क्या हुआ कि उसको स्टार्टिंग में इंश्योरेंस कवर कम मिलने वाला है। मैंने कहा आपकी कार है 10 लाख रुपए की, ठीक है, आपने जो है इंश्योरेंस कवर लिया है, तो नो डाउट 10 लाख का ही लोगे। पर आप चाहते हो नहीं, मुझे 10 लाख की कोई टेंशन नहीं है, बस मुझे 5 लाख का इंश्योरेंस मिल जाए। पर अगर 5 लाख का इंश्योरेंस लोगे तो आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम बनेगा वो क्या 10 लाख वाली वैल्यू के बराबर बनेगा, ऑब्वियसली कम बनेगा। तो यू हैव टू पे द लेसर अमाउंट ऑफ प्रीमियम, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो अगर आपने पुट ऑप्शन बाय किया है, अगर आपने पुट ऑप्शन बाय किया है, मैंने यहाँ पर 1060 का रेट लिया था 2-3 बार, ठीक है ना, और एक्सपायरी कौन सी ली थी, 24 नवंबर। अब मैं इसको पुट ऑप्शन का जो रेट है ना वो कम, मतलब एक्सरसाइज प्राइस कम कर लेता हूँ, 1000 कर दिया, तो देखो प्रीमियम कितना आ गया, प्रीमियम कितना आ गया, 8.7, राइट। और अब थोड़ा सा देख लेते हैं, शायद 1060 में मैं चाहता हूँ कि वो चेंज हो और ताकि आप उसको देख सकें। सो यस यस, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर ये जो चेंज हो गया 36 आ गया, पहले कितना था 36.30, अब ये चेंज कैसे हो गया। पीटर जो है अपने प्राइस को बढ़ाएगा क्यों, और जो राइटर है वो अपने प्राइस को घटाएगा क्यों, है ना बच्चों। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मार्केट में रिलायंस कंपनी का कैश मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, राइट। जैसे कि पहले जो प्राइस था रिलायंस कंपनी का मार्केट, शेयर मार्केट, वो कितना चल रहा था, 1035 ऐसे चल रहा था। अब ये 1035.9
90 हो गया, राइट। तो प्राइसेस में चेंज आने लग गया। तो जैसे जैसे प्राइसेस में चेंज आएगा ना, जैसे जैसे प्राइस में चेंज आएगा वैसे वैसे ही इस पुट ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर भी चेंज आता रहेगा, राइट। आपको अगर नहीं सर इसको आप एक्सप्लेन करके समझा दो। बिल्कुल सर, हम लोग इसी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बात कर रहे हैं कि ये कैश मार्केट के प्राइसेस पर कैसे चेंज हो रहा है। एक्चुअल चेंज तो जो हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है, डिमांड सप्लाई, राइट। पर डिमांड सप्लाई चेंज क्यों कर रही है पुट ऑप्शन का प्रीमियम, ये किस बात पर डिपेंड करता है, कैश मार्केट का प्राइस। सर ये जो बाय प्राइस और सेल प्राइस है, इसका मतलब ये है कि बायर जो इतने प्राइस प्रीमियम देना चाह रहा है। नहीं, यहाँ पर फिलहाल तो मैंने कैश मार्केट का प्राइस निकाला हुआ है। हाँ उसमें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो यही मतलब है कि बायर जो है वो इतना प्राइस देना चाह रहा है और सेलर जो है वो इतना प्राइस लेना चाह रहा है। एक मिनट, जैसे कि ये हमारे पास डेटा आ गया, राइट। अब ये जो बायर बाइंग क्वांटिटी है, तो बायर जो है इतनी क्वांटिटी में इतने प्राइस पर परचेज करना चाहता है और सेलर जो है वो इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी बेचना चाहता है, बिल्कुल यही मतलब। और अभी अगर एग्जैक्ट लेंगे तो हमें 36 देना पड़ेगा। हाँ, अगर बायर कहता नहीं मुझे अभी कभी मिल ही जाए, मैं वेट नहीं करना चाहता, तो ठीक है, बायर जो है वो अपनी प्राइस को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो कितना बढ़ा देगा, 36.85। तो जैसे वो 36.85 पर जैसे क्लिक करेगा ना, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो 36 की जगह पर क्या बन जाएगा, 36.85। ये अरे भाई 36 तो अब लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, आपने जो नया ट्रेड किया तो ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगा वो बदलता रहेगा, है ना। जितना ट्रेड करते रहोगे वैसे वैसे लास्ट ट्रेडेड प्राइस बदलता रहेगा, राइट। बताइए लक्ष्मण जी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं। तो जो अब हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि सर ये जो बिडिंग रेट मतलब रेट्स हैं, ये हम लोग चेंज क्यों करेंगे, ये चेंज क्यों करेंगे, राइट। तो डेफिनेटली इस बारे में हम आपके साथ बात करेंगे, बट उससे पहले हम आपके साथ थोड़ी सी बातें करते हैं। कॉल ऑप्शन क्या होता है, ये जो मैंने आपको बताया, ये सब क्या बताया, हाँ जी, ये सब क्या है, ऑल दीज आर द बेसिकली पुट ऑप्शन, है ना। पर सर ऑप्शंस के अंदर दूसरा जो टाइप होता है वो क्या होता है, कॉल ऑप्शन। तो अब हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि ये कॉल ऑप्शन क्या होता है, राइट। अच्छा, तो बच्चों मुझे बताओ कि पहले आपको सिचुएशन समझाता हूं कि हमें जरूरत क्या है। देखो एक इंपोर्टर है, एक इंपोर्टर है जो कि यूएस से मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है, राइट। मशीनरी बेसिकली 1 लाख US डॉलर की है, ठीक है, कितनी है, 1 लाख डॉलर, राइट। अब इसकी पेमेंट जो उसे पे करनी है ना, वो 6 महीने के बाद पे करनी है। अब यूएस वाली कंपनी ने बोल दिया है कि आप जो है इस मशीनरी की पेमेंट 6 महीने के बाद पे करो विदाउट एनी इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं, राइट। मतलब 6 महीने के बाद जो वापस पे करना है वो भी कितना पे करना है, 1 लाख डॉलर, राइट। तो ये जो इंपोर्टर है, ये इंपोर्टर बहुत खुश होगा या नहीं, क्यों होगा, क्योंकि उसको कोई ब्याज नहीं देगा, राइट। बट सर ये कि मानो एक्चुअल पोजीशन अलग ही होगी, कैसे, अगर मान लो आज $1 का रेट 60 रुपए का है, तो आज के अकॉर्डिंग पेमेंट जो पे करनी है, पेबल अमाउंट, वो कितना होगा, 1 लाख इंटू 60, यानी कि कितना, 60 लाख रुपए, आज के अकॉर्डिंग कितना होगा, ठीक है। बट सर 6 महीने के बाद मान लो $1 का जो प्राइस है, अगर वो 60 रुपए की जगह पर 80 हो जाए, तो सर 1 लाख इंटू 80 यानी कि पेमेंट कितनी करनी होगी। थोड़ा सोचो, मशीनरी खरीदी और मशीनरी खरीदने पर रेट जो है वो 60 रुपए का है, कोई मशीनरी नहीं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अगले दिन जो है ना प्राइस चेंज होके 61 हो जाए, 1 रुपए का चेंज डॉलर में आ गया, तो हमारे इस इंपोर्टर को अपने पॉकेट से कितना बर्डन बेयर करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए, राइट। अब इंपोर्टर जो है वो हर रोज मशीनरी में प्रोडक्शन करेगा या फिर रेट ऑफ एक्सचेंज को देखता रहेगा, आप मतलब सोचो 1-1 रुपया 50-50 पैसे 50,000 रुपए का बर्डन क्रिएट कर रहा है। तो सर क्या ये मतलब आराम से हम लोग अपना बिजनेस करें या फिर रेट ऑफ एक्सचेंज को ही देखते रहें, कॉन्ट्रैक्ट करें। बट सर कॉन्ट्रैक्ट कैसे करें, मतलब चाहिए क्या, इंपोर्टर ये चाहता है कि आफ्टर 6 months इंपोर्टर हैज टू पे $1 लाख,
राइट। तो इंपोर्टर चाहता है कि कोई पर्सन उसको मिल जाए जिससे कि वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर ले। कैसा कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि सही कि सर मैं आपसे 6 महीने के बाद $1 लाख ले लूंगा और इसके बदले में जो रेट है ना वो आज ही डिसाइड कर लेते हैं। तो वो जो रेट है 60 रुपए की जगह पे हो सकता है 61 हो जाए, 62 हो जाए, 63 हो जाए, 64 हो जाए, 65 हो जाए, राइट। तो ये रेट आज ही डिसाइड कर लेते हैं। तो अगर ये रेट आज ही डिसाइड कर लिया है और अगर ये दोनों के दोनों पर्सन ना आपस में फेस टू फेस एक दूसरे को जानते हैं तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा इसको? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बट सर ये दोनों पर्सन आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, ये दोनों मिल रहे हैं किसी एक्सचेंज के थ्रू, राइट, किसी एक्सचेंज के थ्रू मिल रहे हैं, ये दोनों नहीं जानते। इंपोर्टर ने अपनी कोटेशन डाल दी है और जो ये पर्सन है जो उसने खरीदना है डॉलर्स उसने अपनी कोटेशन डाल दी है और एक्सचेंज ने इन दोनों को मिलाकर अपने आप से ट्रेडिंग करवा दी, राइट। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या बोला? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इंपोर्टर जो है वो बायर है और जो ये पर्सन है ये सेलर है। बट सर इंपोर्टर जो है ये भी चाहता है कि फ्यूचर में अगर $1 का रेट 80 रुपये हो गया तो उसे नुकसान का बर्डन जो है वो ना मिले, राइट। बट सर अगर फ्यूचर में $1 का रेट 55 हो गया, 55 रुपये, तो इंपोर्टर क्या चाहेगा? राइट, उसका बेनिफिट भी उसको मिलता रहे। तो इंपोर्टर ये चाहता है कि बेनिफिट भी मिले और नुकसान भी ना हो। तो क्या ये दोनों चीजें हो सकती हैं? हो सकती है। कहां पर हो सकती हैं? राइट, कॉल ऑप्शन में। तो कॉल ऑप्शन के अंदर इंपोर्टर को फिर से एक किस्म से एश्योरेंस मिल जाता है। दिस इज अगेन जस्ट लाइक इंश्योरेंस। एक एश्योरेंस मिल जाता है। किस चीज का एश्योरेंस? कि अगर रेट फ्यूचर में इंक्रीज हो गया, राइट, अगर फ्यूचर में रेट इंक्रीज हो गया तो जो इंक्रीज वाला पोर्शन है उसका बर्डन उसको बेयर नहीं करना पड़ेगा, राइट। मतलब सोचो इंपोर्टर ने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है 61 रुपए में और मार्केट में रेट डॉलर का क्या चला जाता है 6 महीने के बाद? 80 रुपए का, 80 रुपए का। तो मतलब अब इंपोर्टर को जो कंपनसेशन मिलेगा, कंपनसेशन वो कितना मिलेगा थ्रू दिस कॉन्ट्रैक्ट? दैट विल बी 80 - 61 और 80 - 61 कितना? 19। तो 19 रुपीज पर डॉलर। अब सर देखो होगा क्या, अब जो इंपोर्टर है $1 लाख की पेमेंट पे करनी है, राइट। तो किसी बैंक से या एक्सचेंजर से इंपोर्टर जो है बैंक से या फिर एक्सचेंजर से इंपोर्टर जो है $1 लाख परचेज करेगा मार्केट प्राइस पर। किस प्राइस पर? जो भी मार्केट में चल रहा होगा 80 रुपए में। तो इस पर्सन को अपनी जेब से कितना पैसा पे करना पड़ा? 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए पे करना पड़ा और यहां पर उसे कंपनसेशन मिल गया कितना? 19 रुपीज पर डॉलर। तो 19 रुपए पर डॉलर और $1 लाख के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो कितना पैसा रिसीव हो गया? 19 लाख। मतलब अब इंपोर्टर पर जो एक्चुअल बर्डन आया वो कितना आया? 61 लाख। आई थिंक क्लियर। बट सर अगर प्राइस 55 हो जाए तो? अगर 55 हो जाए तो इंपोर्टर क्या चाहेगा कि जो मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था वो भूल जाऊं, राइट। तो यस, भूल जाओ। तो इस केस में इंपोर्टर को $1 लाख की पेमेंट पे करने के लिए कितना अमाउंट पे करना होगा? 55 × 1 लाख, राइट। बट सर इस कॉल ऑप्शन से हमारे इस इंपोर्टर को कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, राइट। बच्चों इस सिचुएशन को हम बोलते हैं आउट ऑफ मनी सिचुएशन। Here the compensation is equal to कितना? 0। मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने कहा इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? आउट ऑफ मनी। आउट ऑफ मनी क्यों? क्योंकि इंपोर्टर ने 61 का जो है कॉल ऑप्शन के अंदर एक्सरसाइज प्राइस लिया हुआ है। तो अगर प्राइस 61 से अप चला जाता है देन द इंपोर्टर विल रिसीव द कंपनसेशन। अगर प्राइस डाउन चला जाता है तो उसको कोई कंपनसेशन मिलने वाला नहीं है, कंपनसेशन नहीं मिलेगा, राइट। अब कंपनसेशन नहीं मिलेगा तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? आउट ऑफ मनी। बाकी वो नो डाउट मार्केट से अब 80 रुपए की जगह 55 रुपए पर डॉलर बाय कर रहा है, फिर पे कर रहा है, तो उसकी पॉकेट से जो अमाउंट पे हुआ वो अपने आप से कितना हो गया? कम। मतलब कॉल ऑप्शन के अंदर फिर से दो पार्टीज हैं, नंबर 1 बायर एंड नंबर 2 राइटर।
बायर फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा है, राइटर बेच रहा है, राइट, और इसके बदले में राइटर को मिलेगा क्या? प्रीमियम। राइटर को क्या मिलेगा बच्चों? प्रीमियम। तो राइटर विल रिसीव द प्रीमियम कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पर? T0 पर। उसके आगे फ्यूचर में जाकर प्राइसेस अप हो जाए या डाउन हो जाए, प्रीमियम तो राइटर को मिल गया। प्रीमियम के लिए तो बायर दोबारा से आगे जाकर फ्यूचर में कभी भी क्लेम नहीं कर सकता। आई थिंक क्लियर। अब मैंने दो बातें बता दी हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। अगर इन दोनों को समराइज कर पाऊं तो देखते हैं कॉल ऑप्शन, एंड नंबर 2 क्या है? पुट ऑप्शन। हाँ, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। तो बच्चों मैंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या? मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मुझे दो बातें बतानी है आपको। एक तो इन सब का मीनिंग क्या होता है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और एक मुझे ये जरूर बताना है कि इन सब में डिफरेंस क्या है। राइट, हैं सभी के सभी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, बट हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक मतलब इंपॉर्टेंस है। तो मैंने कहा बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? देयर आर टू पार्टीज। कौन कौन? बायर एंड राइटर, राइट। और बायर नो डाउट कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट बायस। और बच्चों इसके बदले में क्या पे कर रहा है बायर? इसके बदले में क्या पे कर रहा है? प्रीमियम, राइट। पुट ऑप्शन में भी दो ही पर्सन है, बायर एंड राइटर। बायर फिर से क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा है, और इसके बदले में बायर राइटर को क्या पे कर रहा है? प्रीमियम पे कर रहा है। ठीक है, आई थिंक क्लियर। अच्छा, अब बच्चों देखो दोनों जगह पे एक जैसा लग रहा है, दोनों जगह पर एक जैसा लग रहा है। देयर आर टू पार्टीज, बायर एंड राइटर। यहाँ पर भी बायर एंड राइटर। बायर हियर अगेन बायज अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट बाय किया। बट सर इस कॉन्ट्रैक्ट जो बाय किया ना, इसमें लिखा क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट जो बाय किया इसमें लिखा क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट जो कॉल ऑप्शन में बाय किया, इसमें बाय में इसमें लिखा हुआ है दैट द बायर हैज right to buy a set at the rate of कौन सा प्राइस? स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट। ठीक है, तो यहां पर राइट, बायर के पास राइट टू क्या है? मैंने यहां पर लिखा है राइट टू बाय। राइट टू बाय का मतलब है कि बायर के पास ये राइट है, अधिकार है कि वो बाय कर सकता है। अगर चाहे तो बाय ना करे। कब वो बाय नहीं करेगा? जब प्राइस ज्यादा, भाई यहां पर बताओ वो कब वो कॉन्ट्रैक्ट को बाय नहीं करेगा? जब प्राइस अपने आप से क्या हो जाएंगे? जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हमारा बायर जो है वो डेफिनेटली इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने की बात करेगा। अगर प्राइस कम हो जाएंगे तो वो एग्जीक्यूट करने की बात नहीं करेगा। आई थिंक क्लियर, राइट। और पुट ऑप्शन में क्या था? यहां पर हमने कहा पुट ऑप्शन में क्या है? बायर हैज राइट टू सेल, राइट टू सेल असेट एट द रेट ऑफ कौन सा प्राइस? स्ट्राइक प्राइस ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट, राइट। तो बच्चों यहां पर भी राइट मतलब एक राइट है। तो मैंने आपको यहां पर लिखवा भी दिया दैट बायर विल execute his right if prices in market is हाँ जी more than
स्ट्राइक प्राइस। तो कॉल ऑप्शन वाले केस में हमारा जो बायर है वो कब एग्जीक्यूट करना चाहेगा, जब प्राइसेस मोर देन हो जाए, स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो जाए, राइट। और इस वाले केस में, पुट ऑप्शन वाले केस में, बायर विल execute his right if prices will go down from strike price। आई थिंक क्लियर? हाँ जी, राइट। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ही चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, राइट। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा सर रिलायंस एंड 25 नवंबर था ना, 25 नवंबर एंड स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू 1000 ही ले लेते हैं, राइट। एंड प्रीमियम इज इक्वल टू ₹25 एंड लॉट साइज इज कितना था, 500, राइट। फाइंड प्रॉफिट ऑपरेटिंग लॉस टू buyer and writer of call option on expiry if actual market price is your actual market price on expiry is number one, is number one। क्या क्या ले लें बच्चों, 1000 रुपये से कम ले लेते हैं, एक तो 900 रुपये, नंबर 2 1100 ले लेते हैं, एंड नंबर 3 1000 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको या नहीं? और यहाँ पर भी एग्जांपल क्रिएट करते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम, बट सर जहाँ पर ये कॉल ऑप्शन है ना, तो कॉल ऑप्शन की जगह पर क्या लिख दिया हमने, पुट ऑप्शन, ठीक है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को कॉल ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद पुट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? कॉपी कीजिएगा वेरी फास्ट। सर कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में बायर अलग अलग है? मैं नहीं समझा आपकी बात, दोबारा बोलो। सर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में बायर है, वो डिफरेंट है कि सेम है सर? डिफरेंट मतलब ये अलग कॉन्ट्रैक्ट है, ये अलग कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये वाला बायर और ये वाला बायर सिमिलर तो कैसे हो सकता है? सर एक में बायर है राइट टू बाय, हाँ, और दूसरे में बायर है राइट टू सेल। बिल्कुल ठीक बात। कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है ना, तो डिफरेंट तो होगा कुछ ना कुछ। आपका डाउट मुझे समझ में नहीं आ रहा बेसिकली। ये है कि एक ही बायर कॉल और पुट दोनों ऑप्शन कर सकता है ना? बिल्कुल, यू कैन बिकम ए बायर, यू कैन बिकम ए राइटर, यू कैन बिकम अ बायर ऑफ द कॉल ऑप्शन, यू कैन बिकम अ बायर ऑफ द पुट ऑप्शन, यस यू कैन। बट आपका डाउट कुछ हो रहा है। बायर दोनों केस में एक है ये। चलिए कॉपी कीजिए वेरी फास्ट।